चले तो रिव्यू कर लेते हैं। लेक्चर 2 में हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज, वो डिस्कस करेंगे हम इफेक्ट ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स, मतलब एरिया एंड लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सपोज फर्स्ट पार्ट है, अगर व्हेन अ वायर इज कट, सो if we cut a wire, so what will happen, its length will shorten, but two things will remain same. One is its resistivity and second is its cross section area. They will remain constant, so I can use that resistance will be directly proportional to L, and we can just write R2 by R1 is like L2 by R1. ये एक सिंपल सिनेरियो है, बट ऑफ कोर्स एग्जाम में ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है एक दूसरा क्राइटेरिया, क्या, when wire is recasted or elongated or compressed, recasted, elongated और compressed। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी प्रोसेस में एक प्रॉब्लम होगी कि अगर एक वायर है, आपने ये वायर ली और इसे एक थिन वायर में रिकास्ट किया, एक थिन वायर में, तो आप देखें कि लेंथ के साथ साथ एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा कि थिक वायर रिकास्टेड इनटू, थिक वायर रिकास्टेड और इलोंगेटेड इनटू थिन वायर। तो इससे क्या हुआ, इससे देखें प्रोसेस में दोनों चीजें हुई, क्या, लेंथ भी चेंज हो गई। सपोज ये थी लेंथ L1 L2, सो लेंथ तो चेंज हुई बट साथ में एरिया भी चेंज हो गया। सपोज A1 था, अभी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ चेंज हो गया, A2 बन गया। तो एक खास बात यहाँ पे क्या पता चली, L एंड A बोथ आर वेरिएबल। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जिसमें कट नहीं किया है, हमने इलोंगेट या कंप्रेस किया हुआ है, हम R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू L बाई 1 बाई A सेपरेटली नहीं लिख सकते, सेपरेट नहीं लिख सकते हैं। ये चीजें हमें ध्यान देनी पड़ेंगी, हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमने किसी वायर की लेंथ ट्रिपल कर दी, तो इसका मतलब नहीं है कि रेजिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें हम क्या चीज एज्यूम करके रखेंगे, assume density does not change, density is constant। तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, सो आई कैन से कि मास कांस्टेंट रहेगा। यार देखो, मास तो चेंज नहीं रहेगा, ये तो रहेगा कांस्टेंट। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और यहाँ पे अगर हम देखें कि जो एक कांस्टेंट है क्या, मास और डेंसिटी, अगर डेंसिटी को भी कांस्टेंट कर दिया हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी भी कैंसिल आउट होगी और हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2। तो ये वो पार्ट है जो हम यूज करेंगे इस टाइप की क्वेश्चन के लिए। दिस इज अवर इक्वेशन। व्हाट इज दैट इक्वेशन, V1 शुड बी इक्वल टू V2। अगर कभी भी रिकास्ट या इलोंगेटेड या फिर कंप्रेस्ड किया हुआ है, तो हम यूज करेंगे V1 इज इक्वल टू V2। अब देखें कि इससे काम क्या बनने वाला है। तो कुछ केसेस बना लेते हैं। सपोज केस नंबर A, इफ लेंथ इज मेड n टाइम्स, सोचो लेंथ को हमने n टाइम्स कर दिया हुआ है, तो फिर क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस पे। मतलब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कुछ है कि जो L2 है, अगर हम बात करें L2, इट इज n टाइम्स ऑफ L1, ये गिवन है। तो फिर क्या करेंगे हम, तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे, विल से दैट V1 इज इक्वल टू V2 और वॉल्यूम निकाल सकते हैं A इंटू L से। सो A1 इंटू L2 इज इक्वल टू A2 इंटू L2। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है दैट वी कैन राइट L2 as n times of L1, so A2 L2 we can write n times of L1. So if we write this as L1, L1 will cancel out and we'll find a relation that area will also decrease by how much amount, A1 by n। तो ये यहाँ पे काम की बात थी। क्या काम की बात थी, देखे,
कि अगर हम लेंथ को n टाइम्स करेंगे तो एरिया n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा. सो इफ वी increase length n times or n fold, increase length n fold, then its area decreases to n times, or decreases to, I'll write 1 by n times. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एरिया डिक्रीज हुआ और कितना हो गया, 1 बाई n टाइम्स हो गया है एरिया. तो ये चीज़ हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं. अभी सॉल्विंग कर लेते हैं. सॉल्विंग क्या है, हमें फाइंड करना है R2 बाई R1. सो R2 बाई R1 क्या हो जाएगा, रो2 बाई रो1. देन बिकॉज यहाँ पे देखें R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, अगर हम देखें R प्रोपोर्शनल टू होता है रो L बाई ए. तो इसका मतलब रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा A1 बाई A2. सो इस तरीके से हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए से. सो सबसे पहले देखें कि रो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रो की कोई दिक्कत नहीं है. L2 बाई L1 कितना हो जाएगा, L2 बाई L1 इज n टाइम्स. देन A1 बाई A2 कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा n टाइम्स. सो ये भी है n टाइम्स. तो आंसर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स. सो आई कैन जस्ट राइट कि R2 विल बिकम n square times of R1 when length is made n fold और n times. तो अगर लेंथ n टाइम्स है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स. अच्छा, कई बार हमसे इस क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज पूछता है. तो अगर हमें परसेंटेज चेंज याद रखना है तो आपको याद है ना, इस वैल्यू में -1 करके डिवाइड बाई दैट वैल्यू करते हैं. तो चेंज कितना हो जाएगा, चेंज अगर देखें वो होगा R2 माइनस R1, और आई कैन राइट n स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ऑफ R1. ये हो जाएगा चेंज. अगर हमें परसेंटेज चेंज चाहिए, परसेंटेज चेंज, सो वी कैन से R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100. तो इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू सिंपल हो जाएगी कैसे, n स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ऑफ 100. तो ये हो जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ. तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स. तो पहले बताओ ये सिनेरियो समझ में आया कि नहीं, पहले ये पूरा अच्छे से देखें, एक बार पूरा रीड करें ये वाला रिकास्टेड और कंप्रेस्ड का, उसके बाद हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. इसमें किसी को कुछ डाउट रहे तो तुरंत पूछ ले. ओके, तो यार ऐसे एक एग्जांपल देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा. एग्जांपल कुछ इस टाइप पे देखते हैं. सपोज फाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंस when
length of a wire is increased by number 1 3 times, number 2 40%. दो टाइप के क्वेश्चन हमें करना है. इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, ओके, और इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय जस्ट 40%. तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं. डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. वी कैन डायरेक्टली से दैट फॉर द फर्स्ट पार्ट it is given that L2 is 3 times of L1. Clear? So इसका मतलब ये हुआ. तो then we can write R2 will how much become? It is n square times. So it will be 3 square times of R1. So that means it will be 9 times of R1. Now the percentage change. So percentage change कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 डिवाइड करेंगे, R1 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो n स्क्वायर हमें पता है, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर दैट इज 9 minus 1 डन into 100. So how much is the change? It is 800%. This will be the change for this particular scenario. अगर सेकेंड बात करें, सपोज L2 is increased by 40%, which means L2 is L1 plus L1 का 40%. तो ये आप लोग को याद है ना कि मैंने डायरेक्ट भी बताया था आपको कि आप ऐसे याद रखो कि 40% का मतलब कितना है फ्रैक्शन में 0.4. सो ये 1 पहले से था, 0.4 ऐड हुआ तो कितना बन जाएगा? L2 विल बिकम 1.4 टाइम्स ऑफ L1. तो ये डायरेक्टली लिखने की आदत डालेंगे कि L2 पहले 1 तो था ही और हमने जस्ट इंक्रीज किया 0.4%, 40%, दैट विल बी 0.4. तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी 1.4 टाइम्स ऑफ L1. क्लियर? सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देन R2 विल बी 1.4 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1. सो 1.4 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 196, यानी 1.96 का स्क्वायर, सॉरी, टाइम्स ऑफ R1. तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, 1.4 का स्क्वायर कर दिया. अब हमें चाहिए परसेंटेज चेंज. सो परसेंटेज चेंज क्लियर है, 1.96 माइनस हम 1 कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी. मतलब कितना परसेंटेज चेंज आ जाएगा? 96% इंक्रीज. तो ये दोनों क्वेश्चंस काफी अच्छे से डिटेल में हमने समझे. बताएं अगर किसी को इन दो क्वेश्चंस में डाउट है, ये दोनों क्राइटेरिया में किसी को कुछ डाउट है तो बताएं. बता दो यार किसी को अगर इसमें कुछ डाउट हो. एक और ऐड कर देते हैं साथ में क्वेश्चन. लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3. इफ जस्ट बाय 3%, तो 3 टाइम्स 40% और 3% इंक्रीज कर रहे हैं. थर्ड एक और सॉल्व कर लेते हैं 3% का. तो 3% का मतलब मैं अब देखो डायरेक्टली लिखूंगा, L2 इज इक्वल टू 1.3% मतलब 0.03 टाइम्स ऑफ L1. देन R2 कितना हो जाएगा? 1.03 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1. तो ये देखो यार यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि जब हम कोई छोटा नंबर ले लेते हैं तो 1 के साथ इसको ऐड करके सॉल्व करना थोड़ा सा गड़बड़ होता है. तो एक मिनट थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं. 1.03 का, एक सेकेंड कैलकुलेटर से कर लेते हैं. ओके, सो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.0609 टाइम्स ऑफ R1. तो अगर हम बात करें कि परसेंटेज चेंज की, सो परसेंटेज चेंज हो जाएगा ये 1.0609 माइनस 1 इंटू 100. तो अगर इसे सॉल्व करें तो सो ये आ जाएगा 6.09%. अब याद है ना हमने बताया हुआ था कि अगर परसेंटेज स्मॉल है तो हम पावर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सिर्फ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. तो जब हमें पता है कि n स्क्वायर है
तो हम एन स्क्वायर करने की जगह सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, 2n भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस चीज को स्पेशल पॉइंट में, स्पेशल क्राइटेरिया में रख सकते हैं। तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स बना लेते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स टाइप रख लेते हैं इन्हें। देखें स्पेशल पॉइंट्स टाइप क्या, नंबर 1, इफ कुछ इस तरीके से, सपोज लेंथ, इफ लेंथ इज n टाइम्स, अगर लेंथ n टाइम्स है, क्लियर, तो क्या पैटर्न हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। देन जो रेजिस्टेंस होगा R2 वो हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। नंबर 2, इफ एरिया इज n टाइम्स, तो याद है ना कि एरिया का इन्वर्स रिलेशन होता है, एरिया का इन्वर्स रिलेशन होता है मतलब कि जो रेजिस्टेंस होगा वो उल्टा चेंज होगा, मतलब अगर एरिया n टाइम्स हुआ है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सो R2 विल बिकम 1/n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1, क्लियर। और इफ if area is 1/n टाइम्स, अगर लेट्स से लाइक 1/2 टाइम्स किया, सो n इज अवर 2, 1/4 टाइम्स किया, सो n इज अवर 4, देन R2 विल बी n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। सो एरिया अगर कम करेंगे तो उतना का स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा रेजिस्टेंस, और लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो लेंथ में डायरेक्ट बढ़ेगा। लास्ट, इफ रेडियस और diameter is n टाइम्स, तो सोचो रेडियस और डायमीटर, तो हमें पता है कि एरिया का जो प्रोपोर्शनल होता है वो रेडियस स्क्वायर होता है। सो एरिया प्रोपोर्शनल इज रेडियस स्क्वायर, तो अगर रेडियस n टाइम्स है सो एरिया कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर टाइम्स। सो इसका मतलब ये है देन जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स। तो इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस की बात करें सो वो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n टू द पावर 4 टाइम्स, बट ये n स्क्वायर का अपॉन में आने वाला है, मतलब क्या आएगा, 1/n टू द पावर 4 टाइम्स, ये हो जाएगा। और इफ रेडियस इज 1/n टाइम्स, मतलब लाइक हाफ कर दिया, 1/3 कर दिया, लेट्स से किसी को इतना इलॉन्गेट किया कि रेडियस उसकी 1/3 हो गई, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ R2 विल बी n टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ R1। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं सारी चीजें। अब यहाँ पे स्पेशल वाली बात ये थी कि इफ द परसेंटेज इज लेस देन सम वैल्यू, तो क्या होगा, सिचुएशन यहाँ पे देख सकते हैं। सो देखें, इफ द परसेंटेज चेंजेस is less than 5%, then approximated वैल्यू लिख सकते हैं, n स्क्वायर को सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 2n टाइम्स। ओके, सो लिख सकते हैं नंबर 1, इफ लेंथ इज चेंज्ड बाय x%, इफ l इज, इस तरीके से लिखे, l इंक्रीज्ड बाय x%, देन l इंक्रीज करेंगे सो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा कितना, 2x%, ये सिचुएशन हुई। नंबर 2, इफ area is increased, if area is increased by x%, then resistance will decrease by 2x%. Third, if area is decreased by 2x%, then resistance will increase by 2x%. Okay, if रेडियस जो है, रेडियस और डायमीटर
R is increased by X%, देन जो रेजिस्टेंस है वो उल्टा होता है, डिक्रीज हो जाएगा, पावर 4 है मतलब कितना 4x%, और if R is decreased by X%, then what will happen? Resistance will increase by 4x%. तो जो पावर्स थे वो जस्ट हम मल्टीप्लाई में यूज कर सकते हैं। ये सिंपल सा पार्ट हुआ, एक बार इसे नोटिस करें, देखें सब लोग। ये सारे स्पेशल पॉइंट्स में कुछ भी डाउट है तो बताएं पहले। पीछे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें कुछ भी डाउट है तो बता दें, और इस स्पेशल पॉइंट में कुछ भी डाउट है तो बता दें। एक बार रीड करें प्रॉपर और इसको अभी याद करें। मैं चाहता हूं कि आप लोग एकदम अभी ये वैल्यू सारी याद कर लें रेजिस्टेंस के चेंज को। अभी मैं इसमें बेस्ड एक दो क्वेश्चन भी करवाऊंगा, इसलिए अभी याद रखो बेटर रहेगा। अभी सारे पॉइंट्स पढ़ो, एकदम याद कर लो, कुछ भी डाउट रहे तो बता दो। ओके, तो आई गेस सब लोगों ने याद कर लिया होगा। देखें, किसी को अगर डाउट है तो अभी पूछ लो है, नहीं तो हम एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल कोई भी आंसर नहीं करेगा, मैं स्पेसिफिक स्टूडेंट से पूछूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं अभी फिर से टाइम दे रहा हूँ यार, ये चीज़ें अगर देख लो आप अच्छे से जल्दी से तो बेटर रहेगा आपके लिए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप आंसर करने की ज़रूरत नहीं, मैं कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ। ओके, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, पहले सब लोग एक बार अच्छे से देखें। व्हेन द क्वेश्चन इज लाइक टाइम्स,
तो लेफ्ट वाले सिनेरियो देखते हैं, अगर परसेंटेज चेंज कम है तो राइट वाला सिनेरियो देखते हैं। इफ द परसेंटेज चेंज इज हाई देन लेफ्ट वाले सिनेरियो से ही सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना है इसको। चले पूछ लेते हैं। तो आर्यमा ने आप बताइए, फर्स्ट सिनेरियो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। हाँ सर, फर्स्ट में लेंथ n टाइम्स 0.5 है n यहाँ पे। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि n 0.5 नहीं है, ऐसे नहीं, n होता है कितना एग्जैक्ट टाइम्स हो गया। सो l is increased by 50% which means this L2 will become 1.5 times of L1. हाँ so like सर, that we see, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा increased by 50% है, so 50% means 0.5 times, but it is increased, so it means L2 must be 1 plus 0.5 times. Like that we need to discuss. Okay, ये हाँ हो सर, जाएगा या। so अब आंसर करें, that means L2 is not 0.5 times, L2 is 1.5 times of L1 then। हाँ तो फिर सर रेडियस n स्क्वायर टाइम्स ऑफ फर्स्ट वाला होगा। रेडियस नहीं, रेजिस्टेंस। हाँ सॉरी सर, रेजिस्टेंस R2 will be n square times of R1, so R1 then हाँ how much it will be, 1.5 का square, it is 2.25, 2.25। but this is not percent, this is R2 of how much times, but if I ask percent change, so हमारा जो वो 1 था, हमने ये मेथड बहुत डिस्कस किया था ना परसेंटेज चेंज का, वो 1 रिमूव करेंगे तो 2.25 माइनस 1 इंटू 100। हाँ तो इस तरीके से 1 देखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 1.25 इंटू 100, सो दिस विल बी 125%। ओके, हाँ ओके नेक्स्ट लेट्स से अमे, अमे आप आंसर करें। अमे, यस सर। आप बताएं, व्हेन रेडियस इज डिक्रीज्ड बाय 50%, तो पहले बताओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि इनवर्स में चलता है। तो बताएं कैसे solve करेंगे हम, व्हेन आर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, because 50 is a huge percent means it is very large than 5%, so we'll convert into 0.5, clear। हाँ okay, so to 0.5 we can write 1 by 2 times। अभी बताओ क्या होता है if radius is made by 1 by 2 times, sorry radius increase या decrease, decrease, डिक्रीज। increased by 50%, तो we can write like this, ये भी इतना टाइम्स नहीं है, जस्ट 0.5 है, ये R2 is 0.5 times, clear, हाँ because 50% इंक्रीज किया है, so this much is times, ये हमें डिक्रीज किया हुआ है, रिड्यूस किया है, सो माइनस करेंगे 1 में से, ये आ जाएगा हमारा R1। सो अच्छी बात ये लकली कि मैंने ऐसा नंबर दिया है कि आपको प्रॉब्लम ना है, 1 माइनस 0.5 भी आंसर क्या आएगा, 0.5 टाइम्स ऑफ R1, सो वी कैन से इट इज 1 by 2 टाइम्स ऑफ R1। तो अब बताएं रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। किसका, 1 by 2 का 4 टाइम्स या 2 का 4 टाइम्स। 1/2 R1 का। नहीं 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 यार, रेजिस्टेंस बढ़ाना है ना, रेडियस अगर कम हुआ है तो रेजिस्टेंस ज्यादा आना चाहिए ना, तो 1 हाँ by 2 का स्क्वायर नहीं करेंगे, समझ आया ना, 2 का, यहाँ पे हमने दिखा है ना, अगर 1 by n है
तो ये नंबर डिवाइड वाला n है, उसका स्क्वायर करते हैं। ओके, सो वैल्यू हो जाएगी इसका मतलब 2 to the power 4 टाइम्स ऑफ r1। इसका मतलब ये हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ r1। सो परसेंटेज चेंज अगर देखें सो वो हो जाएगा 15 टाइम्स। सो 16 minus 1 into 100, so it will be 1500%. Okay, Yes, sir. very good. Let's see the third one. Okay, थर्ड वन पूछ लेते हैं। ए लेटर्स काफी हो गए यार। लेट्स से जयंत आप बताओ। हाँ सर। बताओ यार, थर्ड नंबर देखें। थर्ड नंबर है एरिया 15% इंक्रीज किया है, बताएं कैसे करेंगे। तो 1/n टाइम्स एरिया 1/8 टाइम्स। 1/n टाइम्स सर। तो अच्छा 1/n टाइम्स, ओके सॉरी। 15% है तो वो क्या आ जाएगा, परसेंट अगर पॉइंट में लिखे तो कितना हुआ 0.15 टाइम्स। ये क्या हुआ, इंक्रीज किया है। तो अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो सर ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो कैसे, क्या लिखेंगे, a2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 0.15 टाइम्स 0.15 टाइम्स ऑफ A1 a1। सर। सो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 सॉरी 1.15 टाइम्स ऑफ 1.15 a1। टाइम्स A1। अब बताए रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो R2 इज इक्वल्स टू 1.15 का स्क्वायर करेंगे। 1.15 का स्क्वायर करेंगे r1। पक्का कंफर्म हो, ये कुछ हाँ। डाउट है अभी इसमें। नहीं सर। अच्छा अच्छा बताओ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अभी देख के क्या लग रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। जबकि हमें पता है अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। तो फिर क्यों यार बढ़ा रहे हो तुम, कम करने का ट्राई करो। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, 1/, वेरी गुड। सो हमें इसका मतलब यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा 1/15 का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। अब देखो मजबूरी है यार, अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। अब थोड़ा सा डिवाइड वगैरह अपन को आना पड़ेगा, वैसे ही सॉल्व करेंगे। सो ये वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2.25 टाइम्स ऑफ r1। क्लियर। अच्छा 1 डिवाइडेड बाई 2.25 टाइम्स कर दें, सो जो वैल्यू आया करती है वो आती है 44, मतलब आती है 0.44 टाइम्स ऑफ r1। ये वैल्यू आ जाती है। ओके, तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज बताओ अब कितना हो गया। या जोया पूछे, एनी डाउट। सर वो 1.15 का स्क्वायर है। आपने 1. ओके सॉरी, सिर्फ मैंने 15 का स्क्वायर कर दिया। ओके, तो फिर ये वैल्यू अलग हो जाएगी यार, एक बार चेक कर लेते हैं फिर। 1.15 का, एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा क्या होगा 1.15 का स्क्वायर। तो 1.15 इंटू 1.15, तो ये वैल्यू आ रही है 1.3225, ये वैल्यू आ रही है। अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाई 1.3225, सो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है नियरली 0.756। ओके, तो ये हो जाएगा। अब हमें परसेंटेज चेंज चाहिए, सो 0.576 माइनस 1 इंटू 100। क्लियर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0. नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे नेगेटिव 0.244। क्लियर, तो ये हो जाएगा इंटू 100। सो इससे पता चलता है कि नेगेटिव बताता है डिक्रीज होगा। सो रेजिस्टेंस परसेंटेज चेंज जो आएगा आंसर वो आएगा 24.4% डिक्रीज, ये होगा। सो 15% इंक्रीज करने से वैल्यू जो होगी हमारी इतनी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो यूजुअली प्रैक्टिस शीट में इस तरह के क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं, बट एग्जाम में ऐसा इतना कैलकुलेटिव कभी भी नहीं रहता, थोड़ा सा लॉजिकल ही रहता है। चले
फोर्थ की बात करें, एल को 2% डिक्रीज किया है, so if L is decreased by 2%, so already हमें परसेंट गिवन है, तो मैंने बताया because it is small, so it is less than 5%, so हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि if L is decreased by 2%, then R will decreased by 2 times of 2%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R will decrease by 4%। तो इसमें किसी को कुछ डाउट? जो हमने डायरेक्ट कर दिया हुआ है हमें पता है, इसलिए हम इस चीज को डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखें फिर क्या है, 3% रेडियस को डिक्रीज करना है, तो नेक्स्ट है रेडियस को डिक्रीज करना है 3%, तो आर इज डिक्रीज्ड बाय 3%, तो हमने अभी देखा है इट इज लेस देन 5, दैट मीन्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय हाउ मच टाइम्स, इट इज 4 टाइम्स ऑफ 3%, so this will be R will increase by 12%। so इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, ऐसा कुछ एग्जैक्ट नहीं है, पॉइंट ये है कि हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं अगर कम परसेंट है। तो यार अभी बताओ, रेजिस्टेंस के फिजिकल पैरामीटर चेंज होने में किसी को कुछ डाउट है तो बताएं, किसी को कुछ डाउट है इस सेगमेंट में तो बताओ यहाँ पर। पक्का ये वाले पोर्शन में किसी को कुछ डाउट नहीं है? ओके गुड। तो हम क्या बात कर लेते हैं, थोड़े से कुछ डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं कुछ स्पेशल डिवाइसेस हैं जो रेजिस्टेंस के टेम्परेचर इफेक्ट पे डिपेंड करती हैं। क्लियर? सो बहुत सारे टाइप के जो थर्मामीटर होते हैं वो रेजिस्टेंस मेजर वाले थर्मामीटर होते हैं, मतलब बहुत सारे डिजिटल थर्मामीटर और डिफरेंट थर्मामीटर हैं जो किस पे बेस्ड होते हैं, रेजिस्टेंस बेस्ड होते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं। सो कई टेम्परेचर मेजरमेंट वाली डिवाइसेस जो हैं वो किस काम में आती हैं, रेजिस्टेंस को एज अ टेम्परेचर वाला इफेक्ट बोलते हैं। तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको शायद लिखाया हुआ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बट अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में लिख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को और अच्छे से, कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अल्फा के बारे में डिटेल पूरी, सिर्फ हम यहाँ पे और नए नए फॉर्मूले की बात करते हैं। जैसे हमने बात की थी रो इज इक्वल टू था रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं लेट्स से कि सेम पैटर्न फॉलो होता है रेजिस्टेंस के लिए, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब हम इसके स्पेशल केसेस के बारे में प्रॉपर बात करते हैं। लेट्स से कि कोई भी डिवाइस देखने से पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री के रेफरेंस में हम सारी चीजें निकालते हैं। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस उसको हमने रिप्रेजेंट किया है आर नॉट। क्लियर? एंड रेजिस्टेंस एट लेट्स से टी डिग्री सेल्सियस, इसको बोल रहे हैं कुछ हम आर टी। तो इसका मतलब दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस, अगर टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी की बात करें तो बिकॉज एक तो जीरो है तो सिंपली क्या हो गया, टी माइनस जीरो हुआ ना, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टी डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इसका मतलब इस पैटर्न को हम कुछ इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। जस्ट ये भी लिख सकते हैं जिस भी टेम्परेचर का हमें चाहिए, अगर आर नॉट पता है तो हम इस तरीके से यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। ओके, और चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, अगर चेंज इन रेजिस्टेंस की बात आई, डेल्टा आर की बात आई, तो वो हम सिंपल लिख सकते हैं आर नॉट इंटू अल्फा इंटू टी। डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर है आर टी माइनस आर नॉट, मतलब डेल्टा आर रियल में क्या है, वो है आर टी माइनस आर नॉट।
तो इस तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा अगर हम टी टेम्परेचर पर लेके जाते हैं वैल्यू। तो मुझे लगता है इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है किसी को, स्ट्रेट मैथमेटिकल एस्पेक्ट है कि अगर हमें टी टेम्परेचर पर निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। बात ये होती है कि दूसरा नंबर अगर हम सॉल्व करें, इफ R1 is related to T1 degree Celsius and R2 is related to T2 degree Celsius and R0 तो आपको पता ही, R0 is related to 0 degree Celsius। क्लियर? तो इसमें क्या है, हमें 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। देन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? 2 स्टेप में। कैसे? R1 कितना हो जाएगा? R1 हो जाएगा R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T1। क्लियर? दूसरा हो जाएगा R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा इंटू T2। ये दोनों हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें R1 R2 पता है और R0 नहीं पता है तो हमें सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। कैसे? अपॉन में रेशियो आएगा। तो मतलब सिनेरियो क्या आएगा? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू T2। यार अब ये थोड़ा सॉल्व करना कॉम्प्लिकेट आपको दिखने लगेगा कि आपको एक टेम्परेचर दिया है, दूसरा पूछा है, तो आपको अल्फा 2 जगह पे रख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो मेथड है इसका हम एक स्पेशल केस बना लेते हैं कि आप बाइनोमियल लगाने का ट्राई करेंगे। तो इसका मतलब हम एक चीज बताएंगे, इफ क्या अल्फा इंटू डेल्टा टी इज स्मॉल, अगर ये वैल्यू स्मॉल होने वाली है टेम्परेचर डिफरेंस उनका अल्फा इंटू डेल्टा टी, जो कि यूजुअली रहती है, तो इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसे हम सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो अल्फा 1 और अल्फा 2 है इसे हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं कभी भी R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेयर डेल्टा टी क्या हो जाएगा? वेयर डेल्टा टी इज T2 माइनस T1। एक्चुअल टेम्परेचर है तो किसी भी डिग्री सेल्सियस से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये पैटर्न बताने का मतलब क्या था कि आपको ये इतना पूरा सॉल्व करने का कॉम्प्लिकेटेड रेशियो निकालने की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली R2 इज R1 टाइम्स ऑफ ये कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड करना बहुत टफ होता है। आप समझ रहे हैं ना, डिवाइड करना कॉम्प्लिकेट है, एग्जाम में आप ऐसे नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रेट पैटर्न हमारे पास बन जाता है। ओके, तो ये वाली बात है। लेट्स से सपोज अभी क्या है, ये सब कब काम आता है? व्हेन अल्फा इज गिवन। एक थर्ड सिनेरियो देख लेते हैं, व्हेन अल्फा इज नॉट गिवन। सो व्हेन R0 इज नोन बट अल्फा अननोन है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर ऐसा कुछ हुआ कि R0 नोन है और अल्फा हमारा अननोन है, तो उस केस में हम फिर करते हैं कि अल्फा को एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। तो हमारा पैटर्न तो क्लियर है, हम फॉर्मूला यही यूज कर रहे थे, दैट R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T1। देन बात की हमने R2 इज R0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा इंटू T2। सो अभी क्या करना चाहिए, हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अल्फा डिवाइड में ले आना चाहिए। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 इंटू अल्फा इंटू T1, ये लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को लिख सकते हैं R2 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा इंटू T2। तो दोनों को अगर डिवाइड करें तो हमारा एक सिंपल एक और फॉर्मूला टाइप बन जाएगा, R1 माइनस R0 R2 माइनस R0 इज इक्वल टू T1 बाय T2। इस तरीके से भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये याद रखना है, वेयर T इज टेम्परेचर, वेयर T इज टेम्परेचर। ओके, तो रेजिस्टेंस को लेके ये थोड़ी हमने डिफरेंट वैरायटी ऑफ बातें की हैं थोड़ी सी, एक बार आप लोग देख लें, इनमें से कुछ डाउट रहता है तो बताएं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अल्फा के साइन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव कैसा हो सकता है।
अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो एक बार थोड़ा चेक करें, तीनों केसेस में दिखाता हूँ, कुछ डाउट रहता है तो पूछो। ओके, तो अगर यहाँ पर बात करें रेजिस्टेंस वाला, मुझे लगता है क्लियर है, किसी को भी इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, तो ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, इस पे बेस्ड थोड़ी सी कुछ डिवाइसेस होती हैं जो सर्किट में यूज होती हैं, कभी कभी पूछ ली जाती हैं। स्पेशली जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि उनको इस टाइप की डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि डिवाइस का नेम है थर्मोस्टर्स। सो अगर हम बात करें, बहुत स्टैंडर्ड है इसलिए इसकी बात कर रहे हैं, थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर क्या है? एक टाइप का डिवाइस है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये जो यूजुअली बना होता है डिफरेंट टाइप के मेटल्स या फिर नॉन मेटल से मिलके बन सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। इसका मेन पर्पस है, थर्मिस्टर का मेन जो काम है अगर बात करें तो इसका काम ये है कि इसका जो बहुत ही सेंसिटिव होता है टेम्परेचर को लेके, इसका रेजिस्टेंस चेंजेस विद अ ह्यूज अमाउंट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। सो थर्मिस्टर्स में अगर हम बात करें, सो इट्स resistance changes with large amount due to small change in temperature तो इससे ये बताओ कि ऐसी जो डिवाइसेस होंगी उनका अल्फा कम होगा या ज्यादा होगा? कोई एक आंसर करे। थर्मिस्टर्स का जो अल्फा होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो क्या होगा? हाई होगा या लो होगा? हाई। हाई। हाई होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा जब हाई होगा तभी तो आप डेल्टा टी थोड़ा भी छोटा रखेंगे तब भी बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। तो इसका मतलब ये याद रखना है कि थर्मिस्टर की खास बात होती है कि इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है अल्फा, वो जो होता है वो वेरी हाई होता है। ओके, अच्छा, ये होते कैसे हैं? सिंपल एकदम, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा एक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सर्किट में बहुत सारे, जो आपने कभी कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखा होगा तो उसमें ऐसा एक ब्लैक कलर का ऐसा पूरा पूरा फुल ब्लैक रहता है और ऐसे दो वायर्स होते हैं उसमें से, बस। आपने बहुत देखे होंगे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत छोटा सा होता है, ऐसे फुल ब्लैक प्लेट टाइप का होता है, एक सर्कुलर प्लेट होती है और उसमें से पूरी सर्कुलर प्लेट होती है और यहाँ पर दो वायर्स लगी होती हैं। तो ये बेसिकली काम क्या करता है? ये टेम्परेचर डिटेक्ट करने का काम करता है। अगर टेम्परेचर सर्किट का चेंज हुआ तो इसका रेजिस्टेंस तुरंत बदल जाता है। तो इस पे एक वैल्यू लिखी होती है कुछ इस तरीके से, NTC लिखी होती है या फिर PTC लिखी होती है। दोनों टाइप के होते हैं, कई बार NTC ज़्यादा यूजुअली फेमस होते हैं बट PTC भी काम होते हैं। तो बेसिकली ये एक थर्मिस्टर है। सिंबल क्या होता है इसका? सिंबल जो यूज होता है, इसका सिंबल जो सर्किट में यूज होता है वो इस तरीके का होता है।
ये इसका स्टैंडर्ड सिंबल है। किसी भी थर्मिस्टर को इस तरीके से डिनोट करते हैं सर्किट में कि ये थर्मिस्टर लगा हुआ है। इसका पर्पस क्या है? इसका सिंपल पर्पस है, अगर हम बात करें तो इस करंट चेंज बहुत जल्दी होगा अगर थोड़ी भी हीट हुआ, थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज हुआ, रेजिस्टेंस चेंज होगा, मतलब करंट चेंज होगी। सो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर में सेव किया जाता है ये सारी चीज़ें, और वो जस्ट बता देता है कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हो गया। सो बेस्ड ऑन करंट चेंज वो कैलकुलेट करता है कि हमारा रेजिस्टेंस चेंज कितना हुआ, और रेजिस्टेंस चेंज से बैक एंड में कैलकुलेट करता है कि टेम्परेचर चेंज कितना हुआ। तो ये किसी एक थर्मिस्टर का काम होता है। अब हम बात करते हैं कि थर्मिस्टर दो टाइप के होते हैं। जैसे मैंने बात किया कि जो थर्मिस्टर है वो दो टाइप का होता है। तो टाइप्स की बात करें अगर इसमें, तो इसमें दो टाइप के होते हैं। एक होता है NTC और एक होता है PTC। ओके, कोई गेस कर सकता है कि क्या मतलब होगा NTC का, क्या मतलब होगा PTC का, मतलब क्या होगा? कोई स्टूडेंट थोड़ा सा गेस कर सकता है? बहुत ही क्लियर है, इस स्क्रीन में ही लिखा हुआ है उसके बारे में जो आप सोच रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन। अगर इसे हमने नॉर्मल बोल दिया तो फिर ये P का मतलब क्या होगा? ओके, नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव है। सो ये दो टाइप के होते हैं, इसका मतलब है नेगेटिव अल्फा। क्लियर? पूरा नेम लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो लिख देते हैं यार। ये होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये होता है नेगेटिव अल्फा, और ये होता है पॉजिटिव अल्फा वाला। इसका मतलब ये है कि दोनों तरीके की चीजें होती हैं। यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। अभी बात करें कि अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव से क्या फर्क पड़ेगा। बहुत ही क्लियर है, आपको ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ। क्या फर्क पड़ता है? अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इफ टेम्परेचर इंक्रीज किया, सो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत ही तेजी से डिक्रीज करेगा। नेगेटिव होने का मतलब ये है। और इसमें ये होगा कि इफ टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया हमने, सो बिकॉज अल्फा पॉजिटिव है, उसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये अभी क्लियर है? इसमें किसी को कुछ डाउट है? ये दोनों चीजें नेम क्लियर है? अच्छा, अभी अगर बात करें कि यूजुअली जो मटेरियल्स यूज होते हैं, इन पे जो मटेरियल्स यूज होते हैं, अगर NTC के लिए यूज करें तो यूजुअली इसमें मेटल ऑक्साइड्स यूज होते हैं। और पॉजिटिव की बात करें तो वेरियस क्रिस्टलाइन सेरेमिक्स जो होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सेरेमिक्स, वो यूज होते हैं। तो ये दो टाइप के थर्मिस्टर थे। थर्मिस्टर सिंपल मतलब ये है कि इस तरीके से डील करेंगे। मैंने ये डिटेल क्यों बता दी है? क्योंकि नीट में कभी कभी पूछ लिया जाता है इन सब के बारे में। बाकी थर्मिस्टर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो मैंने ऊपर लिखाए हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड मैंने जो भी सिंबल लिखाए हुए हैं, सिर्फ जो भी बातें लिखाए हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम क्या सॉल्व करते हैं, थर्मिस्टर्स को सॉल्व करते हैं। ओके, अच्छा एक और टर्म है, एक और मिसिंग है, एक और चीज। थर्मिस्टर जो होता है, थर्मिस्टर्स एक सेम नेम होता है, उससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार थर्मिस्टर्स को। एक होता है थर्मोस्टैट्स। थर्मोस्टैट्स, कोई बता सकता है थर्मिस्टर या थर्मोस्टैट में क्या डिफरेंस हो सकता है? कोई गेस? नेम से थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, थर्मिस्टर और थर्मोस्टैट्स। वो कांस्टेंट बताएं, कुछ भी चलेगा। सर वो स्टैटिक कंडीशन में होगा तो ओके, स्टैटिक कंडीशन में कहाँ से काम आ जाएगा? मतलब वो रियोस्टेट जैसा होगा कुछ तो। ओके, वैसा नहीं है, इसका काम है थर्मो को स्टैटिक रखना। मतलब बेसिकली
थर्मिस्टर हमें बताएगा कि टेम्परेचर कितना होगा, और थर्मोस्टेट का काम है टेम्परेचर को रेगुलेट करना, मेंटेन करना। तो आपने देखा है ना, मतलब इंडिया में तो नहीं होते, बहुत सारे घर होते हैं वहाँ पे एक टेम्परेचर कंट्रोलर रहता है, ऐसा नॉब टाइप का डिवाइस रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर्स लिखे होते हैं और उसको आप चेंज कर सकते हैं जिससे वो पूरे रूम का टेम्परेचर बदल देगा। एसी नहीं, थर्मिस्टर एक डिवाइस है जो रूम का हैंडलिंग करेगा चेक करने के लिए कि रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है या कम। अगर ज़्यादा होगा तो सर्किट क्लोज कर देगा, अगर कम हो गया है तो फिर उसे हीट करने का ट्राई करेगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि थर्मोस्टेट्स में और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एज कंपेयर टू थर्मिस्टर। क्लियर? तो थर्मोस्टेट ये मान सकते हैं कि ये एडवांस डिवाइस है जो कि थर्मिस्टर को यूज कर सकती है। मतलब थर्मिस्टर का काम क्या है? टेम्परेचर बताना, ठीक है, और इसका काम क्या है? टेम्परेचर कंट्रोल करना। तो इट इज लाइक टेम्परेचर कंट्रोलर। इसको हम कुछ इस तरीके से डील कर सकते हैं कि इट इज टाइप ऑफ टेम्परेचर कंट्रोलर। ओके, टेम्परेचर कंट्रोलर का मतलब ये है बेसिकली रेगुलेट करता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो कट कर देगा सर्किट, अगर कम है तो वापस मेंटेन करेगा। थर्मोस्टेट की क्या खास बात है? इन इट्स सर्किट इट यूजेस दिस थर्मिस्टर, क्योंकि टेम्परेचर बताना भी तो पड़ेगा ना, तो टेम्परेचर आइडेंटिफाई करने का काम है थर्मिस्टर का। और थर्मोस्टेट जो है वो और एडवांस डिवाइस है जो अगर टेम्परेचर इस रेंज से ज़्यादा है तो वो उसे कट कर देगा। तो thermostats it uses thermistors to give the temperature। क्लियर? अच्छा, और किस तरीके से थर्मोस्टेट्स हो सकते हैं? बहुत ही एडवांस टाइप के थर्मोस्टेट्स आते हैं। एक बहुत ही पुराना थर्मोस्टेट्स अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी एक पढ़ चुके, बाई मेटालिक स्ट्रिप। याद है बाई मेटालिक स्ट्रिप? अगर इसका टेम्परेचर चेंज होता है तो ये मेटल 1 है और ये मेटल 2 है, इनके अल्फा के वजह से ये इस तरफ टिल्ट हो सकती है या इस तरफ टिल्ट हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से करते हैं कि इनिशियली इसे ऑलरेडी टिल्ट करके रखते हैं कुछ इस तरीके से, और जब इसका टेम्परेचर और कम होने लग जाएगा तो ये क्या होगा? और श्रिंक करने लगेगा और स्ट्रेट हो जाएगा, और यहाँ पे सर्किट का कोई दूसरा पॉइंट होता है इस तरीके से। तो जैसे ही ये मेटालिक स्ट्रिप इसे कनेक्ट कर देगी, ये क्या होगा? सर्किट कंप्लीट कर देगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी। मतलब लेट्स से हीटर है, सो हीटर तुरंत ऑन हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है और वो तुरंत उसे फिर से मेंटेन करने का ट्राई करेगा। जैसे ही मेंटेन हो जाएगा फिर से एक्सपेंड हो जाएगी मेटालिक स्ट्रिप और वो फिर से राइट तरफ में बेंट हो जाएगी, तो फिर से सर्किट हट जाएगा और हीटर ऑफ हो जाएगा। सो बेसिकली ये समझ सकते हैं कि थर्मोस्टेट्स एक एडवांस टाइप की डिवाइस है जो थर्मिस्टर्स को यूज करती है टेम्परेचर बताने के लिए, और फिर खुद टेम्परेचर रेगुलेट करती है। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो कट कर देती है, कम हुआ तो ऑन ऑफ कर देते हैं। तो अभी यहाँ तक यार क्लियर है? इसको में किसी को कुछ डाउट है? जो आज हमने टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ तक हमने रेजिस्टर के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉमर्शियल रेजिस्टर डिस्कस करेंगे कि कॉमर्शियल रेजिस्टर कैसा होता है। इसके साथ साथ रियोस्टेट भी डिस्कस करेंगे कि रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, कैसे हम उसका रेजिस्टेंस बदल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिर यहीं पे हम इतना ही कंप्लीट करते हैं, इतना ही रखते हैं। ओके, तो अभी तक जो भी हमने अभी सिखाया उसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ यार, अभी पूछ लें। अभी तक जो भी हमने आज सिखाया हुआ है इस पूरे सेक्शन में किसी को कुछ डाउट है तो पूछे यार। Okay. Okay then, I guess goodbye everyone then. I'll close the session for today. Okay. Goodbye everyone. Bye. Bye sir. Bye bye. Bye bye everyone. Bye.